तो एक सोच से शुरू करते हैं कि हम असल में कभी अकेले नहीं होते। सचमुच हमारे पास एक दिलचस्प स्रोत है जो कहता है एक छुपी हुई दुनिया है तुम्हारे अंदर, और ये बात कर रहा है उन खरबों छोटे छोटे जीवों की जो इसी वक्त हमारे अंदर पल रहे हैं, जी रहे हैं। और ये कोई कल्पना नहीं है, ये एक वैज्ञानिक हकीकत है। ये खरबों साथी, जैसा स्रोत भी कहता है, कोई बाहरी हमलावर या एलियंस नहीं है। वो हमारे शरीर का ही एक कह सकते हैं अभिन्न अंग बन चुके हैं। ज्यादातर ये बैक्टीरिया हैं जो हमारी आंत यानी गट में रहते हैं। हाँ, और आज हमारी चर्चा का केंद्र यही है, हमारे भीतर की ये अनदेखी दुनिया जिसे वैज्ञानिक भाषा में गट माइक्रोबायोम कहते हैं। हम समझना चाहते हैं कि आखिर ये है क्या भला, क्या चीज है ये। आज हम इसी रहस्यमयी दुनिया की गहराइयों में उतरेंगे, थोड़ी विस्तार से बात करेंगे। हमारा मकसद है ये समझना कि आखिर ये माइक्रोबायोम कितना विशाल है, इसमें कौन रहता है, और सबसे जरूरी बात, ये हमारी सेहत, हमारी इम्यूनिटी और यहाँ तक कि हमारे मूड के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। चलिए इसे खोलकर समझते हैं। खरबों जीव, ये संख्या ही अपने आप में दिमाग चकरा देने वाली है। खरब, ट्रिलियंस, स्रोत बताता है कि ये मुख्य रूप से बैक्टीरिया हैं। हाँ, हमारी आंतों में। और इनकी संख्या, वो क्या कहते हैं, हमारी अपनी कोशिकाओं से भी ज्यादा। जी हाँ, कहीं ज्यादा बताई जाती है। ये संख्या इतनी बड़ी है कि कल्पना करना भी मुश्किल है। अरबों खरबों सूक्ष्म जीव, खासकर हमारी बड़ी आंत में, ये सब मिलकर एक बहुत ही जटिल और घना, कह सकते हैं, एक इकोसिस्टम बनाते हैं। ये वहाँ अकेले नहीं है, एक दूसरे के साथ और हमारे शरीर के साथ लगातार इंटरैक्ट करते रहते हैं। और सिर्फ संख्या ही नहीं, इनका वजन। स्रोत के अनुसार अगर इन सभी बैक्टीरिया को इकट्ठा किया जाए, हाँ, तो इनका कुल वजन करीब 1 से 2 किलोग्राम तक हो सकता है। हाँ, 1 से 2 किलो। ये तो हमारे मस्तिष्क के वजन के लगभग बराबर है। बिल्कुल, और ये तुलना बहुत महत्वपूर्ण है। 1 से 2 किलो का वजन, ये हमें एहसास दिलाता है कि ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। स्रोत का वो मिनी जंगल वाला रूपक है ना, वो यहाँ बिल्कुल फिट बिठता है। मिनी जंगल? हाँ, ये कोई बिखरा हुआ जमावड़ा नहीं है, बल्कि एक घना, जीवित, सक्रिय समुदाय है जिसका अपना वजन है, अपना प्रभाव है। जैसे जंगल में हजारों तरह के पेड़ पौधे, जीव जंतु एक संतुलन बनाते हैं, वैसे ही हमारी आंत में ये सूक्ष्म जीव एक जटिल संतुलन में रहते हैं। अच्छा, पर आमतौर पर जब हम बैक्टीरिया सुनते हैं तो दिमाग में सीधे इन्फेक्शन, बीमारी, ये सब आता है ना? हम एंटीबैक्टीरियल साबुन इस्तेमाल करते हैं, कीटाणुओं से बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन स्रोत इस धारणा को पूरी तरह पलट देता है। वो कहता है कि ये बैक्टीरिया दुश्मन नहीं, हमारे बॉडीगार्ड हैं। बिल्कुल, और यही तो दिलचस्प बात है कि विज्ञान कैसे हमारी पुरानी सोच को बदल रहा है। सदियों से हमने बैक्टीरिया को सिर्फ जर्म्स के रूप में देखा है, पर अब हम जान रहे हैं कि हमारे गट में रहने वाले ज्यादातर बैक्टीरिया न सिर्फ हानि रहित हैं, बल्कि हमारे लिए जरूरी हैं। वे हमारे बॉडीगार्ड इसलिए हैं क्योंकि वे बाहरी हानिकारक बैक्टीरिया को हमारी आंत में जमने से रोकते हैं, संक्रमण फैलाने से रोकते हैं। वो जगह और पोषक तत्वों के लिए बुरे बैक्टीरिया से मुकाबला करते हैं, और कुछ तो ऐसे रसायन भी बनाते हैं जो बुरे बैक्टीरिया को मारते हैं। यानी एक तरह से हमारी डिफेंस की पहली लाइन। हाँ, कह सकते हैं। वे हमारे आंत की दीवार को मजबूत रखने में भी मदद करते हैं ताकि हानिकारक तत्व खून में लीक न हो। तो हाँ, वे सक्रिय रूप से हमारी रक्षा करते हैं। और इनका काम सिर्फ पहरेदारी तक ही नहीं है। स्रोत बताता है कि इनके और भी कई महत्वपूर्ण काम हैं, जैसे भोजन पचाना। हाँ, ये तो फिर भी थोड़ा समझ आता है। हाँ, पाचन में तो इनकी भूमिका बहुत गहरी है। हम जो खाना खाते हैं उसमें बहुत से ऐसे जटिल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जैसे फाइबर, जिन्हें हमारा पाचन तंत्र खुद नहीं तोड़ सकता। अच्छा। यहीं पर ये बैक्टीरिया काम आते हैं। वे इन जटिल पदार्थों को फर्मेंट करते हैं, उन्हें तोड़ते हैं, और इस प्रक्रिया में वे शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स SCFAs जैसे बहुत जरूरी यौगिक बनाते हैं। शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, ये क्या होते हैं और क्यों जरूरी है? आप इन्हें ऐसे समझ सकती हैं जैसे ये बैक्टीरिया के बनाए हुए एनर्जी के छोटे पैकेट हों। एनर्जी पैकेट? हाँ, या आंत का ईंधन कह लीजिए। ये SCFAs हमारी आंत की दीवारों की कोशिकाओं के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत हैं, उन्हें स्वस्थ रखते हैं। पर इनका काम यहीं खत्म नहीं होता। ये खून में मिलकर पूरे शरीर में सिग्नल भेजते हैं जो सूजन यानी इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करते हैं, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, और यहाँ तक के मस्तिष्क के कार्य पर भी असर डाल सकते हैं। तो ये छोटे अणु
बड़े काम के हैं। ये तो वाकई अद्भुत है। मतलब पेट के बैक्टीरिया इतने सारे काम कर रहे हैं। और इम्यूनिटी वाला पहलू, स्रोत कहता है कि हमारा लगभग 70% इम्यून सिस्टम हमारी आंत के आसपास ही है। ये संख्या तो चौंकाने वाली है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और ये गट माइक्रोबायोम के महत्व को और भी ज्यादा दिखाता है। हमारी आंत सिर्फ पाचन अंग नहीं है, यह इम्यून सिस्टम का एक प्रमुख केंद्र भी है। गट बैक्टीरिया हमारे इम्यून सिस्टम के ट्रेनिंग पार्टनर की तरह हैं। ट्रेनिंग पार्टनर कैसे? वे जन्म से ही हमारी प्रतिरक्षा कोशिकाओं के संपर्क में आते हैं और उन्हें प्रशिक्षित करने में मदद करते हैं। वे इम्यून कोशिकाओं को सिखाते हैं कि किसे अनदेखा करना है, जैसे खाने के कण या हमारे अच्छे बैक्टीरिया, और किसे दुश्मन समझना है, जैसे हानिकारक वायरस या बैक्टीरिया। अच्छा, मतलब पहचान करना सिखाते हैं। जी हाँ, ये संतुलन बहुत जरूरी है। अगर इम्यून सिस्टम ज्यादा संवेदनशील हो जाए तो वो हानिरहित चीजों पर भी हमला करने लगता है, जिससे एलर्जी या ऑटो इम्यून बीमारियां हो सकती हैं। और अगर कमजोर पड़ जाए तो संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। तो एक स्वस्थ और विविध माइक्रोबायोम इस संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे हमारी इम्यून प्रतिक्रिया सही और असरदार बनी रहे। अब बात और भी रोचक हो रही है। स्रोत का दावा है कि ये बैक्टीरिया हमारे मूड और मेमोरी यानी याददाश्त पर भी असर डालते हैं। पेट के बैक्टीरिया का दिमाग से क्या लेना देना, ये कैसे मुमकिन है? ये है गट ब्रेन एक्सिस का कमाल। आजकल इस पर बहुत शोध हो रहा है। हमारा गट और हमारा मस्तिष्क लगातार एक दूसरे से बात करते रहते हैं। ये एक दो तरफा संचार मार्ग है। दो तरफा? हाँ, ये संवाद कई तरीकों से होता है। नसों के जरिए, खासकर वेगस नर्व जो गट को सीधे मस्तिष्क से जोड़ती है, हार्मोन्स के जरिए और इम्यून सिस्टम के संकेतों के जरिए भी। और इसमें बैक्टीरिया की क्या भूमिका है? गट बैक्टीरिया इस गट ब्रेन संवाद में एक मुख्य खिलाड़ी हैं। वे ऐसे अणु और रसायन बना सकते हैं जो सीधे मस्तिष्क के काम को प्रभावित करते हैं। मिसाल के तौर पर कई न्यूरोट्रांसमीटर्स, मतलब मस्तिष्क के रासायनिक संदेशवाहक, जैसे सेरोटोनिन और डोपामाइन। हाँ, सेरोटोनिन, डोपामाइन, ये तो मूड के लिए जरूरी है। बिल्कुल, जो हमारे मूड, खुशी, प्रेरणा को नियंत्रित करते हैं। इनका एक बड़ा हिस्सा हमारी आंत में बनता है और गट बैक्टीरिया इस उत्पादन को प्रभावित कर सकते हैं। एक मिनट, क्या आप कह रही हैं कि सेरोटोनिन, जिसे हैप्पीनेस हार्मोन भी कहते हैं, उसका ज्यादातर हिस्सा दिमाग में नहीं पेट में बनता है और बैक्टीरिया इसमें मदद करते हैं? हाँ, ये सच है। लगभग 90% सेरोटोनिन हमारी आंत की विशेष कोशिकाओं द्वारा बनाया जाता है और गट बैक्टीरिया इस प्रक्रिया को रेगुलेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा वे गैबा जैसे दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर्स के उत्पादन को भी प्रभावित कर सकते हैं, जो शांत महसूस करने से जुड़ा है। वे गट ब्रेन एक्सिस के जरिए हमारे शरीर की तनाव प्रतिक्रिया, चिंता के स्तर और यहाँ तक कि सीखने और याददाश्त से जुड़े मस्तिष्क के हिस्सों को भी प्रभावित कर सकते हैं। सोचिए, हमारे मूड को कंट्रोल करने वाले केमिकल्स का एक बड़ा हिस्सा शायद हमारे पेट के बैक्टीरिया बना रहे हैं या प्रभावित कर रहे हैं। ये तो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को देखने का नजरिया ही बदल सकता है। बिल्कुल, हालांकि ये शोध अभी भी विकसित हो रहा है और हमें अभी बहुत कुछ सीखना है, लेकिन शुरुआती संकेत बहुत मजबूत हैं कि हमारे गट माइक्रोबायोम का हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है। ये सिर्फ पाचन या इम्यूनिटी की बात नहीं है, ये हमारे पूरे वजूद से जुड़ा है। तो इस पूरे समुदाय को, इन खरबों सूक्ष्म जीवों के इकोसिस्टम को वैज्ञानिकों ने एक नाम दिया है, गट माइक्रोबायोम। सही, माइक्रोबायोम शब्द सिर्फ बैक्टीरिया तक ही सीमित नहीं है। यह किसी खास वातावरण में रहने वाले सभी सूक्ष्म जीवों, जिसमें बैक्टीरिया, आर्किया, फंगस और वायरस भी शामिल है, और उनके सामूहिक जेनेटिक मटेरियल मतलब जीनोम को दर्शाता है। तो गट माइक्रोबायोम हमारी पूरी पाचन प्रणाली में रहने वाले इन सभी सूक्ष्म जीवों के जटिल समुदाय और उनके लाखों जीन्स का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक डायनामिक दुनिया है जो हमारे खान-पान, जीवन शैली, तनाव, दवाओं से लगातार बदलती रहती है। और स्रोत में एक और बेहद दिलचस्प बात कही गई है कि कुछ वैज्ञानिक इसे दूसरा मस्तिष्क भी कहते हैं, सेकंड ब्रेन। ये उपमा तो बहुत शक्तिशाली लगती है। क्या यह सिर्फ एक कहने का तरीका है या इसमें कोई गहरी सच्चाई है? ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसके पीछे ठोस कारण है। हमारी आंतों की दीवार में एक पूरा नर्वस सिस्टम फैला हुआ है, जिसे एंटेरिक नर्वस सिस्टम या ENS कहते हैं।
इसमें करोड़ों न्यूरॉन्स होते हैं। अनुमान है कि इनकी संख्या हमारी रीढ़ की हड्डी में मौजूद न्यूरॉन से भी ज्यादा है। करोड़ों न्यूरॉन्स हमारी आंतों में, ये अविश्वसनीय है। ही है, उनकी कार्य क्षमता की भी बात है। ये एंटेरिक नर्वस सिस्टम काफी हद तक अपने आप काम कर सकता है। मतलब पाचन की जटिल प्रक्रिया जैसे मांसपेशियों का सिकुड़ना जिससे भोजन आगे बढ़ता है, पाचक रसों का निकलना, पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन, इन सब को कंट्रोल करने के लिए इसे हमेशा हमारे सिर वाले मस्तिष्क से सीधे आदेशों की जरूरत नहीं होती। ये अपने आप में एक छोटा मस्तिष्क है जो गट के कामकाज को संभालता है। तो ये दूसरा मस्तिष्क हमारे गट माइक्रोबायोम के साथ मिलकर काम करता है। बिल्कुल। एंटेरिक नर्वस सिस्टम और गट माइक्रोबायोम के बीच गहरा संबंध है। बैक्टीरिया द्वारा बनाए गए रसायन ईएनएस के न्यूरॉन्स को प्रभावित करते हैं और बदले में ईएनएस आंत के वातावरण को नियंत्रित करके माइक्रोबायोम की संरचना को प्रभावित कर सकता है। और जैसा हमने पहले बात की, ये पूरा सिस्टम ईएनएस और माइक्रोबायोम गट ब्रेन एक्सिस के जरिए हमारे मुख्य मस्तिष्क से लगातार संवाद करता है, जिससे हमारे मूड, व्यवहार और शायद सोचने समझने की क्षमता पर भी असर पड़ता है। इसलिए दूसरा मस्तिष्क कहना इसकी जटिलता और प्रभाव को सही तरह से दिखाता है। तो ये साफ है कि ये बैक्टीरिया का सिर्फ एक झुंड नहीं है जो हमारे खाने पर पलता है, बल्कि ये एक सक्रिय, शक्तिशाली और जटिल प्रणाली है जो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में गहराई से बुनी हुई है। शोध लगातार दिखा रहे हैं कि डिसबायोसिस का संबंध कई स्वास्थ्य समस्याओं से हो सकता है। जैसे कि कौन सी समस्याएं? इसकी शुरुआत पाचन संबंधी दिक्कतों से होती है, जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम (IBS), इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज (IBD), लेकिन अब इसे मोटापे, टाइप 2 डायबिटीज, हृदय रोगों, ऑटो इम्यून बीमारियों जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एलर्जी, एस्थमा और यहाँ तक कि न्यूरोलॉजिकल और मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से भी जोड़ा जा रहा है। बाप रे, इतनी सारी चीजों से लिंक है। जी हाँ, इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि हम अपने इस माइक्रोबायोम रूपी दूसरे मस्तिष्क या अंदरूनी जंगल का ख्याल कैसे रख सकते हैं ताकि ये संतुलन बना रहे। ये वाकई एक अहम सवाल है और शायद इस पर एक अलग पूरी चर्चा की जरूरत होगी कि हम अपने खानपान और लाइफस्टाइल से कैसे इसे ठीक रख सकते हैं। लेकिन स्रोत एक और बहुत मजेदार नुक्ते के साथ खत्म होता है, गट फीलिंग का विचार, वो अंदर से आने वाली आवाज या इंट्यूशन। हाँ, वो सहज बोध या अंदरूनी एहसास जिसे हम अक्सर किसी निर्णय या स्थिति के बारे में महसूस करते हैं, जिसे पेट में महसूस होना भी कहते हैं। स्रोत मजाक में यह कहता है कि अगली बार जब आपको कोई ऐसी गट फीलिंग आए तो जरा सोचिएगा, क्या पता ये आपका इंट्यूशन ना हो बल्कि आपके अंदर बैठे खरबों बैक्टीरिया आपसे फुसफुसाकर बात करने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, ये एक मनोरंजक विचार तो है, लेकिन जैसा हमने गट ब्रेन एक्सिस के बारे में बात की, इसमें थोड़ी वैज्ञानिक सच्चाई भी हो सकती है। हमारे गट की स्थिति, जिसमें माइक्रोबायोम का संतुलन शामिल है, हमारे मूड, हमारी भावनाओं और शायद हमारे इंट्यूशन को भी प्रभावित कर सकती है। गट से मस्तिष्क तक जाने वाले संकेत शायद उन भावनाओं को जन्म देते हों जिन्हें हम गट फीलिंग के रूप में पहचानते हैं। तो क्या हमारी गट फीलिंग हमारे गट माइक्रोबायोम द्वारा हमारे मस्तिष्क को भेजे जा रहे जटिल संकेतों का ही एक भावनात्मक प्रतिबिंब है? ये एक आकर्षक संभावना है जिस पर वैज्ञानिक अभी और शोध कर रहे हैं। यह फिर से दिखाता है कि हमारे अंदर का ये मिनी जंगल कितना प्रभावशाली हो सकता है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? आज हमने जो बातें की उनके मुख्य बिंदु क्या रहे, अगर समेटना हो तो? हाँ, मेरे हिसाब से मुख्य बातें ये हैं। पहली, हमारे अंदर सचमुच एक छुपी हुई दुनिया है, खरबों सूक्ष्म जीवों का एक विशाल और जटिल इकोसिस्टम, गट माइक्रोबायोम, जो मुख्य रूप से हमारी आंत में रहता है। दूसरी, इसका पैमाना बहुत बड़ा है, संख्या में खरबों और वजन में 1 से 2 किलोग्राम तक हमारे मस्तिष्क के वजन के बराबर। तीसरी, ये सूक्ष्म जीव हमारे दुश्मन नहीं बल्कि हमारे बॉडीगार्ड और साथी हैं, पाचन और प्रतिरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चौथी, इनका प्रभाव पाचन और इम्यूनिटी से कहीं आगे तक जाता है। ये गट ब्रेन एक्सिस के जरिए हमारे मूड, तनाव और शायद याददाश्त और सोच को भी प्रभावित कर सकते हैं। और पांचवी, हमारी आंत के अपने नर्वस सिस्टम, ईएनएस
और माइक्रोबायोम के प्रभाव के कारण इसे दूसरा मस्तिष्क कहना भी मतलब गलत नहीं है। ये सब जानने के बाद एक विचार मन में आता है जो सोचने पे मजबूर करता है। अगर खरबों छोटे छोटे जीव हमारे पाचन को, हमारी इम्यूनिटी को, यहाँ तक कि हमारे मूड, हमारी भावनाओं और हमारी सहज प्रवृत्ति, वो गट फीलिंग को भी इतने गहरे स्तर पर प्रभावित कर सकते हैं, तो ये सवाल कितना पेचीदा हो जाता है कि हमारे अपने अस्तित्व का, हमारी पहचान का कितना हिस्सा वास्तव में सिर्फ हम हैं और कितना इन सूक्ष्म साथियों के साथ हमारे सह अस्तित्व पर निर्भर करता है। इस पर विचार करने के लिए छोड़ जाते हैं।